आज हमने आपको तकलीफ़ यहाँ इसलिए दी है, हमने सोचा कि कुछ मुद्दे हैं जिन पे आपसे बात की जाए। आपको मालूम होगा कि जब 8 मार्च 2020 को इस पार्टी का गठन हुआ तो जो हमारा मेन एजेंडा था पार्टी गठन करने का, 3 चीज़ें थी उस वक्त। एक कि जो प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लैंड शुड बी रिजर्व्ड फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। तीसरा था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। दीज वर द मेन एजेंडा पॉइंट्स। बाकी उस वक़्त के हालात के हिसाब से यहाँ सब बंद था, प्रिजनर्स का रिलीज़ था, बाकी सब चीज़ें थी, लेकिन मेन एजेंडा ये थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आउट ऑफ द 3 थिंग्स 2 चीज़ें हमने कामयाबी हमें मिली है अपनी पार्टी को। और जॉब्स की प्रोटेक्शन का सिलसिला जहाँ तक था, हमने जॉब्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बाज़ाब्ता ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डोमिसाइल का जो उन्होंने किया है 15 साल है। अल्लाह के फजल से जिस वक्त सरकार यहाँ बनेगी उस वक्त हम एक तो रेस्टोरेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस PRC जो हमारी थी वो भी करेंगे, और दूसरा दिस टेन्योर वुड आल्सो बी इंक्रीज। लेकिन प्रोटेक्शन तो है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ही जम्मू कश्मीर में जॉब ले सकते हैं, सरकारी जॉब्स। नंबर 2, ज़मीनों का 95% का प्रोटेक्शन है, खाली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो पहले लीज़ पे होती थी अब वो खरीद सकते हैं, लेकिन 95% विच इज़ एग्रीकल्चर एंड लैंड कैन नॉट बी बॉट बाय नॉन रेजिडेंट्स अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वॉट एवर यू मे कॉल। तीसरा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। आज हमारी मीटिंग थी, दोनों खित्तों में मीटिंग थी, जम्मू में भी और यहाँ पर भी, और सभी हमारे ओहदेदारान मीटिंग में थे। मुत्तफ़िका तौर पे ये करार पाया कि हमारा एक डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिलेगा जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए फॉर्मली डिमांड करेगा। बिकॉज़ आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से हम लोगों में हैं, लोगों की तरफ से भी इस डिमांड की तायीद की गई है। हम ये गवर्नर साहब को करना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के थ्रू या DCs के थ्रू हम वहाँ से भी फॉर्मली सभी 20 डिस्ट्रिक्ट से ये भेजेंगे। सो वी वांट टू रजिस्टर एंड अचीव दिस स्टेटहुड जो हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 को। आपको मालूम है पिछले 3-4 महीने में काफ़ी प्रिवेंटिव डिटेंशन्स हुई हैं। पहले कहा गया कि साहब टूरिज़म का सीज़न है तो हम चाहते हैं कि लॉ ऑर्डर यहाँ ठीक रहे। फिर कहा गया कि यहाँ साहब अमरनाथ यात्रा है, उस पर बड़ी हाइप दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अपने लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर की लोगों की वजह से कामयाब हुई है यात्रा या टूरिज़म सीज़न। अमन अमान बिल्कुल ठीक रहा, और जैसा कहा जाता था ये वही अनासर हैं जिन्होंने कभी सही तर्जुमानी नहीं की कि जम्मू कश्मीर के हालात की। उन्होंने हमेशा कहा कि साहब यहाँ तो कुछ होने वाला है, और उसमें हमारी इकॉनमी को भी तबाह करते हैं और हमारे बच्चों को भी परेशान करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद है। हम आज मांग करते हैं LG साहब और जो ये इंतज़ामिया यहाँ की है कि उन बच्चों को छोड़ा जाए। किसी का बाप 94 में उस थॉट के साथ था जिस थॉट को आज गुनाह माना जाता है। मुझे ये मालूम नहीं, उस वक़्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, बच्चा पैदा हुआ 2002 में, आज उसको गिरफ़्तार किया जाता है। तुम्हारा बाप 94 में था। यार ये तो शादी भी नहीं बाप की हुई थी, उसके बाद शादी हुई, 2002 में वो पैदा हुआ। अब इस बच्चे को सिलेक्शन हो गई, फेयर प्रोसेस से एक सिलेक्शन हो गई, अब उसको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि साहब क्लियरेंस में कहते हैं साल, और साल भर वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कोई क्लियरेंस नहीं देता है। तो आज हम ये भी मांग करते हैं दिस ड्रैकोनियन सिस्टम शुड एंड। क्या रिश्तेदार, कोई किसी का रिश्तेदार कहीं मिलिटेंट रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नौकरी नहीं तुझे मिलेगी। फिर क्या इन बच्चों को हम फिर इनको को बोलो लाल चौक में एक आजकल उठा रहे हैं, ये लाल चौक को कुछ कर रहे हैं। अब हमें तो मालूम नहीं है, क्यों लोगों से तो पूछते नहीं हैं। फिर फांसी का एक फंदा बनाए, हम बच्चों को कहेंगे आओ चढ़ो इस फांसी पे। क्यों? उनके लिए तो और कोई फ्यूचर नहीं रखा इन्होंने। उन बच्चों ने अपनी मेहनत से इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ के कामयाबी हासिल की। अब उनको कहा गया साहब नहीं, आपको क्लियरेंस लानी है। लानी किसे है क्लियरेंस? पहले जिन लोगों से क्लियरेंस लानी है उनको क्लियर होना चाहिए, क्लियर करना भी है या नहीं। उनका तो शायद
दिमाग का ऐसा चलता है कि क्लियर ही नहीं करना है। जब नहीं करना है तो या तो अगर कहीं किसी मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाना है या मस्जिद पे कुछ दे देना है, वो भी बताएं हमें। हम अपने बच्चों को कहेंगे कि भाई साहब आपको बेड़ू कहीं चढ़ाना है, कहीं पे कोई और चीज़ चढ़ानी है, चढ़ावे में फिर आपको क्लियरेंस मिलेगी। क्योंकि ये बूथ मुझे पता नहीं कितना बड़ा है जिस बूथ से ये हम सबको डरा रहे हैं और हमारे बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब कर। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिसने इस पे बड़ी तफसील से बात की। मैं आज इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने खाली रिएक्ट इसलिए किया जिस वक्त उन्होंने कहा मैं 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करूँगा। मैंने याद दिलाया आज़ाद साहब आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता बिकॉज यू आर अ वोटरी विद बीजेपी। आपने तकरीर बेशक की उस वक़्त, बड़ी जज्बाती की, शायद कपड़े के 1-2 बटन भी मत फाड़े होंगे, गालियाँ जितनी अलाउड हुई होंगी उतनी की निकाली होंगी उसने, लेकिन वोट दिया है बीजेपी के साथ। मुझे नहीं लगता 90% आप में से लोगों को भी परसों तक ये पता थी कि वोट उन्होंने बीजेपी के साथ एब्रोगेशन के हक में दिया। बाकी मैं और कुछ नहीं इस पे आज आई डोंट वांट टू डाइवर्ट attention from the main topics of today's press conference, which are more important than Mr. Azad. मगर 3 साल तक किसी ने ये बात नहीं की कि अल्ताफ साहब ये आजाद साहब ने वोट दी। 3 साल तक किसी ने बात नहीं की। अब अगर अल्ताफ बुखारी ने सच बोला तो आप बताओ ना, अल्ताफ बुखारी झूठ बोला। अगर सच बोलना गुनाह है, ये गुनाह मैंने किया। एंड ऑफ सितंबर ये कंप्लीट हो रही है। मैं आप सबको भी और मैंने अपनी जमात में तो हमने किया ही तय है, अपने वर्कर्स को भी जो पहला रोल आएगा मैं उठाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं अमीरा कदल का हूँ, मैं देखूंगा इसमें मुझे कोई इन्होंने नॉन रेजिडेंट तो नहीं लगाया है, कोई बाहर का तो नहीं लगाया, फौज का तो नहीं लगाया। अगर लगाया होगा शायद मैं 15 मिनट भी नहीं लेता हूँ आप लोगों को तकलीफ़ देने में। मैं तो आप लोग हम सब होशियार रहेंगे। हम सोए हुए अब 5 अगस्त की तरह नहीं है। उस दिन हमें लीडरों ने सुलाया कि हमने बनाई पगड़, हम बचाएंगे 370 को। आज हम सोए हुए नहीं हैं। वी आर अलाइव। दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज़ अलाइव टू एवरी सिचुएशन। हमारी कोई रिश्तेदारी किसी के साथ नहीं है। हम इसलिए क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले मांगते क्यों, हम कहते हैं मुक्के से कुछ नहीं निकला। हम ज़रा देख लें हाथ जोड़ के। वी हैव बीन एश्योर्ड कि उसमें कोई भी नहीं होगा जैसे क्लैरिफिकेशन आई, लेकिन हम वहीं पे छोड़ते नहीं, शुक्रिया भी करते। हम जनाब कहते हैं ना, पीर की इज़्ज़त और चोर की नज़र भी रखते हैं। हम जिस वक्त लिस्ट निकलेगा हम देखेंगे एक एक करके। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी वी विल बी द फर्स्ट वंस टू पॉइंट आउट इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी। नहीं सब नॉन लोकल कैसे आ ही नहीं सकता है। देखिए नॉन लोकल कैसे बन सकता है, ये तो सेंटर ने क्लियर कर दिया, इलेक्शन के बाद ही होगा। जब मैं सो जाऊं, आपका मतलब है कि मैं सो जाऊं? नहीं देखिए वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने 1947 में कहा था कि राइट टू प्लेबिसिट दे देंगे। हमारे लीडर सो गए तो मिला क्या? 370 भी गया। तो जो है तो आज उनको अगर इलेक्शन के बाद देना है तो आज देने में आपत्ति क्या है? आज क्या यहाँ ख़त्म हो जाएगा? अगर स्टेटहुड वो रिस्टोर करेंगे क्या होगा? अगर हम सब उनकी इस पे बैठते तो हमारी तो क्लास 4 में हमें खाली क्लास 4 रहती है। यहाँ ज़मीनें तो आके उन्होंने ख़रीदी भी होती। आपको मालूम होगा कुछ लोगों ने तो पैसे भी एडवांस किए थे यहाँ, लेकिन जब ऑर्डर आ गया कि नहीं साहब नहीं खरीद सकते हो, जद्दोजहद साहब करनी पड़ेगी। जो दिल्ली ने कहा वो खुद ही दे देगी। यहाँ माँ भी तब तक नहीं देती है जब तक रोना नहीं शुरू करेगा। और हमारा तो मेन एजेंडा है ये। सो वी विल स्टार्ट दिस हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी। हमने लोगों की तायीद भी की है और कंटिन्यू जो हमारा पब्लिक राबता मुहिम है उसमें भी हम जाएंगे। लेकिन हमें फर्स्ट फेज़ में पब्लिक राब्ते में लोगों से ये फीडबैक मिला कि हमारे बच्चों के लिए बात करो, और ये सही बात है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये की बात करो, ये क्लियरेंसेस की बात करो, ये मेन। बाकी मैं नल का पानी इसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। वो चलता है, नल का नहीं मिला, बिजली नहीं आई, ये चलेंगे। अब क्या करेंगे? हमारा जब सभी उजड़ गया तो उसमें क्या ढूंढूंगा मैं कि बिजली मुझे 4 घंटे मिलती है या 14 घंटे मिलती है।